आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक सामान्य संरचना मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बाद फिर इसके डिटेल में चलते हैं। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये एक डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने डिफाइन किया था। 2 हेलिक्स हैं, एक ये है और दूसरा ये है। ये दोनों हेलिक्स एक दूसरे के साथ लिपटे हुए रहते हैं और ये लिपटे हुए किससे रहते हैं? इनके बीच में ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे सी लिखा हुआ है, ये जी लिखा है, टी लिखा है, ए लिखा है, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर ग्वानिन। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड हैं, ये हाइड्रोजन के होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये टी है और ये ए है, टी फॉर थाइमिन और ए फॉर एडेनिन। थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको यहाँ पे बीच में दिख रहे हैं, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर ही ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये दो हेलिक्स जो है एक दूसरे पे घूमे हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये जो संरचना होती है, ये संरचना मेन चीज जो है 3 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। डीएनए की संरचना जो होती है वो 3 पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब मैं इसको आपको डिटेल अभी आपको आगे को समझाऊंगा कि ये है क्या चीज और ये कैसे बना हुआ है। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बना है, ये मैं अब आपको आगे समझाने वाला हूँ। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, अब ये है क्या चीज़, पहले इसको समझिए आप। डीएनए जो है वो, इसका डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल हिंदी में, और ये इंग्लिश में है। ठीक है, यह जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। ठीक है, इसको आप गौर से समझिएगा। यह जो है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। पॉली मीन्स इसमें जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, और यह जो होती है एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल की एक इकाई होती है और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसको आप गौर से थोड़ा समझिएगा, मैंने क्या बताया आपको। एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल का होता है, एक न्यूक्लिक अम्ल इसकी एक इकाई होती है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की एक इकाई होती है। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे ही कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो होते हैं वो डीएनए का निर्माण करते हैं। इसको आप समझिएगा गौर से। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है। ठीक है, और दूसरा प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। 3 पदार्थ कौन से होते हैं वो मैं आगे समझाने वाला हूँ आपको। ठीक, और डीएनए जो होता है ऐसे ही बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। ठीक है, अब आगे मैं आपको समझाऊंगा कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किन 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला इसमें है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, और दूसरा इसमें है शुगर यानी शर्करा, और तीसरा इसमें है नाइट्रोजन क्षारक यानी नाइट्रोजनस बेस। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं, उसमें फिर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है, ये होते हैं। तो ये 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है फॉस्फोरिक अम्ल, दूसरा शुगर है, और तीसरा है नाइट्रोजन क्षारक। ये मैं आपको समझाया फिर से। ये नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन्स जो होते हैं ये एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और पिरिमिडीन जो होते हैं वो थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। ये मैंने पहले भी आपको समझाया है। तो ये पूरी डीएनए का आणविक संरचना है। ठीक है, डीएनए जो है वो फॉस्फोरिक अम्ल, शुगर और नाइट्रोजनस बेस 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। इन 3 पदार्थों में नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। ठीक है, और ये प्यूरिन जो होता है एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पिरिमिडीन जो है वो थाइमिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, आगे अब मैं आपको बताऊं, अभी मैंने जैसे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, आपको न्यूक्लियोटाइड बता रहा था। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, तो 3 चीजों से डीएनए बना होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। ठीक, अब मैं आपको पहले बताऊंगा
कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियोसाइड यहाँ आपको दिख रहा है ऊपर, एक न्यूक्लियोसाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा जो डीएनए होता है वो 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड और शुगर और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड एक्चुअली शुगर, यानी कि शुगर और एक यहाँ से नाइट्रोजन बेस आ गया, तो शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस मिलकर जो है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। ये आपको रहे, फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, एक शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात बताएं तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड में ये यहाँ से एक फॉस्फोरिक एसिड आ गया, दूसरा यहाँ से शुगर आ गया और तीसरा वहाँ से नाइट्रोजन, यानी कि तीनों मिलकर जो है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। मैंने अभी डीएनए में आपको बताया कि डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड इन 3 चीज़ों से बन रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक अम्ल, शुगर और नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बनता है। ठीक है, अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो फॉस्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड के मिलने से बनता है, क्योंकि ये शुगर और ये नाइट्रोजन बेस, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड प्लस न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बनता है, क्योंकि शुगर है, शुगर और नाइट्रोजन क्षारक ये दोनों ही न्यूक्लियोसाइड है। तो फॉस्फोरिक एसिड प्लस न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, ये है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अब मैं आपको वाटसन एंड क्रिक का डीएनए मॉडल समझाने जा रहा हूं कि वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल क्या दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में यह मॉडल दिया था। ठीक है, इन्होंने इस जो मॉडल, इसकी मॉडल की जो है इसका विस्तृत अध्ययन किया, इसके बाद इसका वर्णन किया। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि डीएनए जो होता है एक द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित मतलब जिसमें 2 कुंडल जो हैं एक दूसरे के साथ लिपटे हुए होते हैं, जिसे इंग्लिश में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं प्रति समांतर दिशाओं में हाइड्रोजन बंध से जुड़ी हुई होती हैं। ये मैं आपको सबसे पहले मैंने यही बताया आपको। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। 2 हेलिक्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाओं के प्रति समांतर श्रृंखलाओं से ये जो है जुड़े हुए होते हैं, 2 श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, यही मैं आपको फिर से दोबारा ये चित्र समझाने जा रहा हूँ। ये जो है एक डीएनए की संरचना है, सामान्य संरचना डीएनए की। ठीक है, अगर हम देखें तो ये वैसे ये हमको इसमें लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये गोल संरचना होती है, एक गोल होती है संरचना। गोल संरचना इस तरीके की होती है। अब इसमें कहाँ पर क्या चीज़ होती है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आप देख रहे हैं ये इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसको कहते हैं डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जनरली क्या होता है, एक गोल संरचना में जो व्यास होता है ये इसका डायमीटर कहते हैं। ठीक है, ये व्यास जो है यह भी एक गोल संरचना है और इसका व्यास जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है ये डायमीटर। ठीक है, ये मैं आपको इसको गोला नीचे का आपको समझाने के लिए बनाया है कि डायमीटर इस तरीके के होते हैं और ये डायमीटर जो है 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये आपको C और G के बीच में ये पहले ही समझा चुका हूँ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तीसरा, ये आधा, ये जो अलग अलग खंड दिख रहे हैं आपको, इसका आधा से लेकर एक पूरा और इसका आधा तक, ठीक है, इसको पिच कहते हैं। ये आधा, इसके बाद ये वाला हिस्सा पूरा, फिर इस हिस्से का आधा, इसको 1 पिच कहते हैं। ठीक है, इस 1 पिच में 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर मतलब ये चीजें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बेस पेयर है। और इसकी जो दूरी होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
34 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, एक पिच यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 पिच है। इस 1 पिच की दूरी जो होती है ये 10 बेस पेयर, ये इसकी दूरी जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसके बाद हम बेस पेयर में आ जाएं। जैसे ये हैं बेस पेयर, मतलब जैसे जी और सी बेस पेयर हैं, ऐसे ही टी और ए बेस पेयर हैं। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी ये बेस पेयर है, ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मैंने इससे और इसके बीच की दूरी आपको दिखा रखी है, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दो बेस पेयर की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, यहाँ भी दिखा रखा है आपको। एक बेस पेयर ये है, एक ये है, इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, इसे हम बेस पेयर कहते हैं। इसके बाद ये इसकी त्रिज्या हो गई, रेडियस। ये जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास है, ये 20 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या इसकी अपने आप ही 10 एंगस्ट्रॉम हो गई, यानी कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो ये बीचों बीच से लेकर एक किनारे तक की दूरी, यानी ये बीचों बीच ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है ये 10 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है ये, डीएनए की त्रिज्या। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। बेस पेयर की जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, एक पिच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। दो बेस पेयर की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, और एक इसकी त्रिज्या जो होती है, डीएनए की त्रिज्या लगभग 10 एंगस्ट्रॉम होती है। आगे समझ में। तो ये किसने बताया, ये पूरा जो अध्ययन करके हमको बताया गया है, ये बताया गया है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ठीक है, अब इसका हम और थोड़ा डिटेल जाएं, तो डिटेल में जाकर देखेंगे हम इसका आणविक मॉडल है। ये क्या है, इसका आणविक मॉडल। इसमें 2 हेलिक्स हैं, वही चीज है, ये हेलिकल संरचना ये है, एक हेलिक ये है, ये 2 हेलिक्स जो हैं इसमें लिपटे हुए हैं। अगर हम इन हेलिक्स को खोल देंगे तो ये एक सीढ़ीनुमा संरचना दिखाई देगी, सीढ़ी की तरह की संरचना। अगर हम इसके हेलिक्स को खोल दें तो सीढ़ी की तरह की संरचना दिखाई देगी। ये 2 सीढ़ी की तरह की संरचनाएं ये हैं, एक हेलिक ये है, दूसरा हेलिक ये है। इसमें ये जो है ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, ये फास्फोरिक एसिड है। ठीक, अभी और आगे डिटेल समझाऊंगा। ये थाइमीन एडेनिन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है। ये ग्वानिन और साइटोसिन है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको याद रखना है, हमेशा थाइमीन और एडेनिन या फिर एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और हमेशा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो होते हैं हमेशा जी और सी के बीच में, CH-G के बीच में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट, फिर ये फॉस्फेट इस पेंटोज शुगर से जुड़ा है, फिर ये फॉस्फोरिक एसिड, फिर फॉस्फोरिक एसिड से पेंटोज शुगर जुड़ा हुआ है, फिर ये फॉस्फोरिक एसिड, फिर इससे शुगर जुड़ा है। तो ये संरचना आगे को चलती चलेगी। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ये आपका पेंटोज शुगर, इधर ये फॉस्फोरिक एसिड, ये पेंटोज शुगर है, फिर ये इससे जुड़ा, ये फिर इस पेंटोज शुगर से, ये फिर फॉस्फेट से, फिर ये फॉस्फोरिक एसिड, फिर पेंटोज शुगर से। तो इस प्रकार से ये आगे को जुड़ता चला जाता है। तो ये संरचना जो है ये थी आणविक संरचना। ये इसका 3 एंड है, ये इसका 5 एंड है इनकी। और जस्ट इसके जो अपोजिट में दूसरी जो हेलिक्स होती है ये इसके अपोजिट होती है। ये इसका C5 जो है ये 5 एंड है, यहाँ 3 एंड है, और इसका यहाँ 3 एंड है, यहाँ 5 एंड है, और इसका यहाँ 3 एंड है, इसका यहाँ 5 एंड है। यानी कि इसमें भी आप देखेंगे तो इसका ये जो है ये वाला हेलिक है, इसका यहाँ 5 एंड है, और यहाँ इसका घूम के यहाँ नीचे आएगा तो ये 3 एंड हो गया। और यहाँ पर ये 3 एंड है, और यहाँ ये घूम कर नीचे आएगा तो यहाँ पे 5 एंड है। ठीक है, ये इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम है। ये वही जो है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो ये आणविक संरचना, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है और आपको ये याद करना है कि आणविक संरचना कैसे होती है। एक फॉस्फोरिक एसिड, फिर शुगर, फिर फॉस्फोरिक एसिड, फिर शुगर, फिर फॉस्फोरिक एसिड, फिर शुगर। ये तो हेलिक्स बन जाते हैं 2। ऐसे ही यहाँ ये जो शुगर है, ये शुगर यहाँ थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन के साथ जुड़ जाता है। ये ग्वानिन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन की जुड़ते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये 2 हेलिक्स जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार ये एक दूसरे के साथ बंध बनाकर ये इस तरीके की संरचना तैयार करते हैं। ठीक है, और मैं इसका अभी आपको और डिटेल समझाऊं। ये इसकी संरचना है डीएनए की।
इस डीएनए में इस पार्ट को दिखा रखा है, ये इस पार्ट, ये वाला पार्ट ये है। तो ये देखिए यहाँ पर आप फिर से डिटेल, ये जो है फॉस्फोरिक एसिड है, ये पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये पेंटोज शुगर, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये पेंटोज शुगर, आणविक संरचना है। ऐसे ही हेलिक्स ये है, ये 5 एंड है, 5 एंड से शुरू हुआ है, 3 एंड पे खत्म हो गया। ये यहाँ 3 एंड से शुरू हुआ और यहाँ 5 एंड पे खत्म हो गया। ये सेम संरचना है, यहाँ आपका पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, ये संरचना बनती चलेगी। इनके बीच में आप जो देख रहे हैं ये आपका है ग्वानिन और ये आपका है साइटोसिन। ठीक है, ग्वानिन की संरचना आप देख रहे हैं और ये साइटोसिन की संरचना है। तो ये ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो ये 2 हेलिक्स हो गए। ये दोनों हेलिक्स जो हैं साइटोसिन और ग्वानिन और साइटोसिन के द्वारा इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे हम दूसरे पेंटोज शुगर की बात करें, पेंटोज शुगर यहाँ थाइमिन और यहाँ एडेनिन। थाइमिन और एडेनिन के बाद बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ नहीं होता है, हमेशा टी और ए के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये यहाँ जुड़ गया। ऐसे यहाँ से फिर ये साइटोसिन आ गया, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ जुड़ गया। ठीक है, ये ग्वानिन की संरचना है और ये यहाँ पेंटोज शुगर के साथ जुड़ गया। ऐसे आप यहाँ देख रहे हैं एडेनिन, ये एडेनिन की संरचना है। एडेनिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ जुड़ा और ये थाइमिन जो है यहाँ पेंटोज शुगर के साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार से ये पूरी संरचना इसकी तैयार होती है। ठीक है, ये फिर और डिटेल संरचना थोड़ा देखें तो ये एक साइटोसिन की संरचना है, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये ग्वानिन की संरचना है। ऐसी ये थाइमिन की संरचना है, ये डबल बॉन्ड, ये आपका एडेनिन की संरचना है। ठीक है, ये पूरा आपको क्लियर एक फॉर्मूले के साथ जो है ये पूरी संरचना इसकी डीएनए की मैंने आपको समझाई। ठीक है, इसके बाद आपका है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में जो प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न है डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को समझाइए, ये पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिखेंगे कॉपी में। दूसरा है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड पर टिप्पणी लिखिए, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तीसरा है डीएनए की आणविक संरचना को सचित्र समझाइए। आणविक संरचना जो मैंने आपको समझाया, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, फिर पेंटोज शुगर फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा भी ऐसे ही, फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ तो ग्वानिन और साइटोसिन या एडेनिन और थाइमिन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो वो आणविक मॉडल है, इसकी संरचना आपको बनानी है। चौथा है आपका नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। ये एडेनिन और ग्वानिन, आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये जो होते हैं नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। अब इनके नाम वगैरह बता के आपको पूरा ऐसे ही समझाना है। ग्वानिन तथा साइटोसिन और एडेनिन तथा थाइमिन के बीच कितने बंध हुआ, कौन से बंध बनते हैं, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच आपको अब पता चल गया होगा G और C के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और एडेनिन और थाइमिन यानी कि A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस टाइम के लिए आपके प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप करेंगे, कॉपी में करेंगे। और आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़िएगा। थैंक यू।